वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 89 और 88 तक 80 प्रश्न कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हम 81 से लेकर 100 तक देखेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, इन 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट पीडीएफ आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है उसका। चलिए, पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2017 को और इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50 अनुपात 50 लागत साझाकरण मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है क्या। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 न कि 17 गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला सही है। 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार वहन करती है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल दो, ऑप्शन नंबर ए में है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका मिशन का जो उद्देश्य है वो बुनियादी ढांचे और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण सुनिश्चित करना और स्मार्ट समाधानों को लागू करना। क्या ऐसा हो पाया? वित्त पोषण तंत्र की बात करें तो मिशन को मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50 अनुपात 50 लागत साझाकरण मॉडल के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। भारत में वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति तो आरबीआई बनाती है। सी है इसका आंसर। आसान सा प्रश्न है। देखिए, भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रण और संचालन मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह प्रणाली भारतीय रुपया के नोट, सिक्के जारी करने, मुद्रा आपूर्ति यानी लिक्विडिटी को संतुलित करने और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता व विकास के लिए जिम्मेदार है। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में? भारतीय रिजर्व बैंक। 83 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम और चौथा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखिए, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये 1983 का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1980 का है और जवाहर रोजगार कार्यक्रम 1989 और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये सबसे पुराना है 1978 का। ये जो 1983 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है इसको मर्ज कर दिया गया बाद में कुछ सालों के बाद 1989 के जवाहर रोजगार कार्यक्रम में। सबसे पुराना है इसमें 1978 का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 का, जवाहर रोजगार कार्यक्रम 1989 और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है 1978। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है इसलिए इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इजीली इसको अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। 84वें नंबर का प्रश्न है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में सही कथन है। इसकी आधिकारिक तौर पर स्थापना 1985 को हुई थी। पाकिस्तान इसका संस्थापक सदस्य देश है क्या। अफगानिस्तान इसमें 2007 में शामिल हुआ था क्या। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तीनों के तीनों करेक्ट है। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी और इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। सार्क के संस्थापक सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान 2007 में 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? 50 ओवर वाला, 4 साल में एक बार होता है ये। एक चीज छूट गई है इसमें। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला, ठीक है, फाइनल मुकाबला। वैसे तो आयोजित हुआ है, तब भी इसका उत्तर सी ही बन रहा है, ठीक है। तो फाइनल मुकाबला इसका जो आयोजित हुआ वो हुआ नवी मुंबई में डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में। और अगर पूछ ले मेजबान कौन कौन है, तो भारत और श्रीलंका ने मेजबानी की थी। सी है इसका आंसर फिलहाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई यानी डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया, 50 ओवर वाला। वर्ष 2025 का जो टूर्नामेंट है वो महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका ने कुल 8 टीमों की मेजबानी की, यानी मेजबान देश कौन कौन? भारत और श्रीलंका। फाइनल भारत में हुआ नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम। 86 वार्डर गावस्कर ट्रॉफी के संदर्भ में सही कथन है। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। वार्डर गावस्कर ट्रॉफी 2027 भारत में आयोजित की जाएगी। ये टेस्ट मैचों का टूर्नामेंट है, ठीक है। 24-25 इसलिए कहा गया है क्योंकि नवंबर से जनवरी तक ये चली थी, तो पहला सही है। क्वेश्चन मार्क कैसे पड़ गया है? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको जीता भारत को हराकर, और 2027 वाली वो भारत में आयोजित की जाएगी, ठीक है। वेन्यू भी डिसाइड हो गए हैं कहाँ कहाँ आयोजित होगी। दोनों के दोनों फिलहाल सही हैं, सी है इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 की 5 टेस्ट मैचों की जो श्रृंखला है 3-1 से जीतकर 10 साल बाद यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। इस श्रृंखला का आयोजन हुआ था 22 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक, इसलिए इसको 24-25 कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में किया गया था। अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जनवरी फरवरी 2027 में आयोजित होगी, एक ही साल में हो जाएगी, तो इस तरह से 2 साल नहीं लिखे, ठीक है। भारत में आयोजित की जाएगी, इसके लिए शेड्यूल और वेन्यू घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला टेस्ट नागपुर में, दूसरा चेन्नई, तीसरा गुवाहाटी, चौथा रांची, पांचवा अहमदाबाद। जब ये हो जाएगी तब एग्जाम्स में एक बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है या स्थान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2027 से संबंधित नहीं है। तो नागपुर है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, रांची है, अहमदाबाद है। इसके अतिरिक्त अगर दिल्ली आ जाएगा तो वो नहीं होगा, लखनऊ आ जाएगा वो नहीं होगा। ऐसे भी प्रश्न बनता है। 2023 में जब हुई थी तो बना था, उत्तराखंड में एक एग्जाम हुआ था उसमें बना था। 87वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? सबसे फास्ट होती है कैश मेमोरी, सी है इसका आंसर, ठीक है। कैची कैची जो बोलते रहते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन में जो कैची है उसको क्लियर कर दीजिए। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज और छोटी मेमोरी है। छोटी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच बफर के रूप में काम करती है। यह बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है, जिससे प्रोसेसिंग की गति बढ़ती है। यह रैम की तुलना में बहुत महंगी और कम क्षमता वाली होती है। 88वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, ये साइंस का प्रश्न है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं क्या? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है क्या? एवीओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी क्या? दृष्टि पटल या रेटिना एक ही बात है, याद रखना। ये साइंस के प्रश्न जितने भी आते हैं अंग्रेजी वर्जन जरूर देखा कीजिए इनका। बिल्कुल ये सही है यहाँ पर, तीनों के तीनों। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। और एवी और रक्त समूह के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मेडिसिन का, चिकित्सा का। तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग यानी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ठोस, गैस या द्रव की। निर्वात यानी वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती है।
मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है, जो नेत्र गोलक के पीछे स्थित एक प्रकाश संवेदनशील पर्दा है। जो का मतलब रेटिना। ठीक है। इस स्क्रीन या रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है, जिसे मस्तिष्क बाद में सीधा समझता है। ये इम्पोर्टेंट है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो रियल बनेगा एक तो, और इन्वर्टेड बनेगा, याद रखना इसको। अब आ जाइए ब्लड ग्रुप पर। एवी और रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900-1901 के बीच में, जिसने रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित बनाकर चिकित्सा में क्रांति ला दी। उन्होंने पाया कि आरबीसी पर एंटीजन ए और बी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह अलग होते हैं। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पल्लव वंश शासक ने मत्तविलास प्रश्न की रचना की? बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में। कुछ नरसिंह वर्मन प्रथम लगा देते हैं, कुछ नरसिंह वर्मन द्वितीय लगा देते हैं, जबकि सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव वंश के प्रसिद्ध राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। यह 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया एक लघु संस्कृत व्यंग्यात्मक नाटक है, जो कापालिक और बौद्ध भिक्षुओं पर कटाक्ष करता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष घटित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना बहुत पुरानी है, 1773 की। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने क्या किया, बोस्टन हार्बर में ब्रिटिश चाय के जहाज़ों पर चढ़कर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। यह विरोध ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय पर लगाए गए अनुचित करों के खिलाफ था। चटगांव शस्त्रागार लूट के संदर्भ में सही कथन है। यह घटना अप्रैल 1930 को हुई। इसका नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। इस घटना के बाद अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गए, किंतु सूर्यसेन फरार होने में सफल हुए और अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। ठीक है, सूर्यसेन पकड़े गए थे और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश में है वो जगह, चटगांव में ब्रिटिश पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर धावा बोला था। इस साहसिक अभियान में गणेश घोष, लोकनाथ बल, अनंत सिंह, प्रीतिलता वद्देदार और कल्पना दत्ता सहित कई युवा शामिल थे, जिनका उद्देश्य हथियारों को लूटना और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इस घटना के बाद अधिकांश क्रांतिकारी पकड़े गए या शहीद हुए। मास्टर सूरसेन को 1933 में गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। मैडम कामा को भारत के क्रांतिकारियों की मां के रूप में जाना जाता है। मैडम भीकाजी कामा को मैडम कामा के नाम से जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है। 93 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय सहयोगियों को उनकी शक्ति के बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, किसके द्वारा की गई थी? सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ये लॉर्ड वेलेजली की है, सी है इसका आंसर। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पूछ लेता तो डलहौजी उत्तर हो जाता। देखिए, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। उन्होंने विस्तार और क्षेत्रीय अधिग्रहण की एक आक्रामक नीति अपनाई, जिससे भारत के बड़े हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना हुई।
विलय की नीति के तहत सतारा पहली रियासत थी जिसका विलय किया गया था। महाराष्ट्र में जगह ये। 94 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शुरू किया गया था? खबर लहरिया चित्रकूट से। खबर लहरिया भारत का एक समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की महिलाओं के एक समूह ने की थी। समाचार पत्र विभिन्न बोलियों में प्रकाशित होता था जिसमें बुंदेली, अवधी और बज्जिका बोलियां शामिल हैं। भाई, आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है ये? भगत सिंह की है। देखिए भाई, आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह इसके लेखक हैं। भगत सिंह की आत्मकथा है। और भगत सिंह एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। वे कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की आयु में मात्र फांसी दे दी गई, शहीद हो गए वो। उनकी विरासत न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले भारत और दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। 96 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अनहैप्पी इंडिया, आनंद मठ, द इंडियन स्ट्रगल या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सारी की सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ उत्तर है डी, द इंडियन स्ट्रगल। देखिए, द इंडियन स्ट्रगल जो है पुस्तक के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 1942 तक के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। नंबर 97 है, 1930 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर और नागपुर में आयोजित किया गया था। मार्च 1923 में बिलासपुर के टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह संपन्न हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। महात्मा गांधी ने, ठीक है, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। नमक सत्याग्रह तो पता ही होगा सबको। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसे गुजरात के तटीय शहर दांडी पहुंचकर समाप्त होना था। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया गांधी जी ने। परिणाम क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे गांधी इरविन संधि के रूप में या समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते के तहत समुद्र के किनारे बसे लोगों को नमक बनाने और इकट्ठा करने की अनुमति देने की मांग को स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 98 नंबर का प्रश्न है, 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए? 9 अधिवेशन। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन 1885 से 1947 तक आयोजित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में बॉम्बे में ए.ओ. हयूम द्वारा किया गया था। इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 72 में से 10 उत्तर प्रदेश के थे। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। 99 नंबर का प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? क्या कारण था? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। बी है इसका आंसर। देखिए, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने नमक कर को समाप्त करने सहित गांधी की 11 मांगों को नज़रअंदाज कर दिया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 78 अन्य सदस्यों के साथ अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर एक गांव दांडी के लिए पैदल निकले वो, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे वो, और गांधी जी ने वहां नमक कानून तोड़ा। कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी और हंसाबेन मेहता जैसी लोकप्रिय महिलाओं ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। 100वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के संदर्भ में सही कथन है। इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। मानवेंद्र नाथ राय इसके संस्थापक सदस्य थे। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो नींव है वो 1920 में रखी गई, लेकिन स्थापना इसकी 1925 में ही हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को आधुनिक कानपुर में हुई थी। मुख्य संस्थापक की बात करें तो एम एन राय ने 1920 में ताशकंद में पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई भारत में पूर्व मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। इसके संस्थापक सदस्यों में एम एन रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, और उनकी पत्नी एल्विन ट्रेंट, अबनी मुखर्जी और एम.पी.टी. आचार्य। इसके अतिरिक्त मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद अली शामिल थे। अक्सर प्रश्न बन जाता है, सीधा सीधा ABCD बनाकर ही पूछ लेता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1925। नींव कब रखी गई थी इसकी? ताशकंद में 1920 में। तो ये कुछ 2 से 3-4 वीडियो में हमने 100 प्रश्न इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट हैं इसमें शामिल। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। जो वीडियोस नहीं देखता है, प्रिंट कराना चाहता है, ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट है, PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।